जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ अबाउट थर्मोडायनेमिक्स विच कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जीज़। ये जनरली स्पीकिंग हम इसको कहेंगे, वैसे थर्मो का मतलब है हीट और डायनामिक्स मींस इट्स चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। तो जनरली स्पीकिंग हम कहेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन अनदर एंड दे कैन बी स्टडीड इन द फील्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर अब आप इस डायग्राम को देखें तो ये आपके पास ये आइसक्रीम कोन बनी हुई नज़र आ रही है। ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फूड एनर्जी। ये फूड में एनर्जी इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, इन केमिकल एनर्जी है। अगर हम इसको यूटिलाइज़ करें फूड को, तो दैट केमिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू डू एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल वर्क। फॉर एग्जांपल साइकिलिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किनेटिक एनर्जी में, या हम कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये देखें, ये हमारे पास सन है, तो सन हैज़ अ सोलर एनर्जी विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स and it can be stored in the form of fruits and in leaves in the form of chemical energy. So solar energy is being transformed into chemical energy in plants. इसी तरह आप देखें, ये पेट्रोल पंप का साइन है हमारे पास, तो यहाँ पे फ्यूल है। तो फ्यूल में भी क्या स्टोर हुई है? केमिकल एनर्जी, एंड दैट फ्यूल कैन अंडरगो कंबस्चन एंड कैन बी यूज टू ड्राइव एन इंजन टू रन द कार। तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? किनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में। इसी तरह अगर हम सॉकेट में ये कोई स्विच इंसर्ट करें तो क्या होगा कि ये सर्किट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। फॉर एग्जांपल, अगर आप हीटर से ऑन करें तो उसे हीट रिलीज़ होगी, यानी थर्मल एनर्जी रिलीज़ होगी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थर्मल एनर्जी। तो बेसिकली क्या है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है या लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, वो जो हम स्टडी करेंगे लेटर ऑन, दे प्रोवाइड अस गाइडलाइंस टू अंडरस्टैंड द एनर्जेटिक्स यानी एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस। डायरेक्शंस का मतलब है कि वेदर दिस डायरेक्शन इज़ पॉसिबल, this reaction is possible in what kind of direction, forward या backward. इसी तरह thermodynamics also helps us to understand the transformations of different kinds of energies. जैसे ये आपके पास एक बड़ी अच्छी सी डायग्राम दी हुई है स्टीम टर्बाइन की। स्टीम टर्बाइन क्या करता है कि ये यूज़ होता है, स्टीम जिसमें यूज़ होती है टू रन द टर्बाइन। स्टीम टर्बाइन के अलावा हाइड्रो बेस्ड टर्बाइंस भी होते हैं, जिसे हम वाटर को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, उसकी किनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करके कि डायरेक्टली वाटर को यूज़ करते हैं टू रन द टर्बाइंस ब्लेड्स। तो यहाँ पर स्टीम यूज़ हो रही है। स्टीम क्या है? वाटर को हीट करके उससे स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और स्टीम से क्या कर रहे हैं फिर? टर्बाइन जिसके ब्लेड्स हैं उसको हम मूव कर रहे हैं उसकी हीट से। जब उसके टर्बाइन के ब्लेड्स मूव होंगे तो उसके साथ क्या क्या होगा? ये जो रॉड अटैच है ये मैग्नेट के अंदर, जनरेटर में जो है मैग्नेट है, उसके साथ ये रॉड अटैच है, वो भी मूव होगी। जब ये मैग्नेट मूव होगा, इसके सराउंडिंग में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंसर्ट की हुई है। तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड सप्लाई टू पावर लाइंस। तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और उससे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज यूटिलाइज हो सकती हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर हम सिंपली देखें कि थर्मल एनर्जी ऑफ स्टीम इज़ बीइंग यूज्ड और इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि ब्लेड्स उसके मूव करेंगे, तो किनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं इसको, कि थर्मल एनर्जी इज़ यूज टू और चेंज इनटू kinetic energy, and that kinetic energy is converted into electrical energy. मतलब 3 पार्ट्स में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज देख सकते हैं इन स्टीम बेस्ड टर्बाइन। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम पहले फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे, और ये लॉ डिस्कस करने से पहले हम डिफरेंट टर्म्स समझेंगे कि हम डिवाइड कर देते हैं यूनिवर्स को डिफरेंट पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, सिस्टम एंड सराउंडिंग।
सिस्टम कौन सा पार्ट है? दिस इज़ द पार्ट विच वी हैव अ स्पेशल इंटरेस्ट इन, यानी विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। जो सिस्टम, कोई भी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिसको हम स्टडी कर रहे हों, विच इज़ अंडर स्टडी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई रिएक्शन वैसल भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बीकर, उसके अंदर आपने कोई केमिकल रिएक्शन किया तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके अंदर चेंजेस। या आप ये कह लें कि रिएक्शन चैम्बर, किसी इंडस्ट्री में कोई प्लांट है और उसमें कोई रिएक्शन चैम्बर है, उसमें आप चेंजेस स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम एज अ सिस्टम फॉर द टाइम बीइंग कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम व्हीकल के अंदर इंजन देखें, हम इंजन में स्टडी करना चाहें क्या चेंजेस हो रही हैं, तो हम इंजन को कंसिडर कर लेंगे दिस इज़ अ सिस्टम। लेकिन अगर इंजन के अंदर भी अगर किसी और चीज़ को स्टडी करना चाहें, फॉर एग्जांपल उसका छोटा सा पोर्शन स्टडी कर लें, सिर्फ पिस्टन की मूवमेंट को देखना चाहें, तो वो पिस्टन जो है वो फिर सिस्टम हो जाएगा और बाकी पार्ट सराउंडिंग हो जाएगा। या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोड्यूस होती है, यानी गैल्वेनिक सेल। या फिर और हम नेचर में देखें तो कोई भी बायोलॉजिकल सेल, यानी हमारी बॉडी वी आर मेड अप ऑफ सेल्स, जिसको हम आपने पढ़ा होगा पहले कि सेल इटसेल्फ सेल्फ सफिशिएंट फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ईच सेल प्रोड्यूसेस एनर्जी ऑन इट्स ओन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में उसके अंदर सारे सिस्टम्स होते हैं एक सेल के अंदर, कि उसको उसकी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए वो सारे सिस्टम्स करते हैं, जो इटसेल्फ अगर इंडिविजुअली सेल इटसेल्फ इज़ अ बीइंग, तो इसको भी हम एज अ सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। तो सराउंडिंग क्या होगी? वो पार्ट होगा विच इज़ अदर देन द सिस्टम, यानी विच इज़ नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर द टाइम बीइंग, कि हम सिस्टम को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो जो अदर पार्ट लेंगे वो दैट विल बी सराउंडिंग, एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मेक आर मेजरमेंट्स। तो व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम वी कैन हैव, दैट डिपेंड्स अपॉन द बाउंड्री कंडीशंस। द बाउंड्री क्या होती है? दिस इज़ द इमेजिनरी, आप ये कह लें इमेजिनरी वॉल है that separates the system from the surrounding. So how we can know what kind of system we have, that depends upon what kind of boundary we have. जैसे आप इसमें देखें कि ओपन सिस्टम इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम, और ये ऐसा होगा जिसकी बाउंड्री ऐसी है विच विल अलाउ बोथ मैटर एंड एनर्जी टू बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी ऐसी बाउंड्री हो जैसे मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हों, तो उसको हम क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम। अच्छा, अगर हम एनर्जी एक्सचेंज कर सकें, या यानी बाउंड्री एनर्जी एक्सचेंज कर सके, बट मैटर कैन नॉट बी पास्ड अक्रॉस द बाउंड्री, दैन दिस इज़ क्लोज्ड सिस्टम। दोनों में सिमिलैरिटी क्या हुई कि बोथ कैन ट्रांसफ़र एनर्जी, और दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? क्लोज्ड ओपन सिस्टम में, क्लोज और ओपन सिस्टम में सिमिलैरिटी ये हुई कि बोथ कैन ट्रांसफ़र या एक्सचेंज एनर्जी, और ओपन एंड क्लोज सिस्टम में डिसिमिलैरिटी या डिफरेंस क्या हुआ कि ओपन सिस्टम कैन ट्रांसफ़र मास या मैटर, बट क्लोज सिस्टम कैन नॉट ट्रांसफ़र मैटर, ये डिफरेंस हो गया। अच्छा, एक और सिस्टम है जो बिल्कुल ही सेपरेटेड है, किससे? सराउंडिंग से, बहुत ज़्यादा सेपरेटेड है। जब मैटर एनर्जी बोथ कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द सिस्टम एंड सराउंडिंग, देन दिस इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। कहते हैं ना कि कोई बंदा बिल्कुल आइसोलेट हुआ हुआ है, हम कहते हैं आपने अपने आप को क्यों आइसोलेट कर लिया है? नहीं, बिल्कुल ही आपका इंट्रैक्शन नहीं है, नो इंट्रैक्शन इज़ ज़ीरो, जो कि आजकल होना भी चाहिए इन दीज डेज ऑफ पेंडेमिक। तो आइसोलेटेड सिस्टम हैज़ नीदर मैकेनिकल नॉर थर्मल कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग्स। अच्छा, इसके अलावा भी डिफरेंट टर्म्स हैं जो हम देखेंगे, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि वर्क, हीट और एनर्जी। अब वर्क क्या है? वर्क, दिस इज़ अ मोशन अगेंस्ट एन अपोजिंग फोर्स। ये सिंपल क्लासिकल डेफिनेशन है वर्क की, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम आगे भी चल के इसको डिटेल में देखेंगे कि जो फोर्स होगी ये अपोजिंग फोर्स होगी, और किससे अपोजिंग होगी? दैट विल बी अपोजिंग अगेंस्ट द मोशन। वो जो डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उसके अगेंस्ट होगी डायरेक्शन उस अपोजिंग फोर्स की। इसकी एग्जांपल आप ये ले लें, ये देखें, ये हमारे पास ये एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर ये एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है? ये गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स ये पड़े हुए हैं, इसको हम एज अ सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। और इसके ऊपर इसकी ये देखें सारी तरफ ये वॉल्स हैं, और एक वॉल यानी एक इसकी जो एंड है
उसके ऊपर ये डिस्क है, डिस्क उसके ऊपर लीवर सा है, इस डिस्क को हम क्या देते हैं, पिस्टन। और ये पिस्टन जो है इसकी कोई फ्रिक्शन नहीं है विद द वॉल्स ऑफ दिस कंटेनर जिसमें गैस पड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर इस डिस्क के ऊपर या इस पिस्टन के ऊपर हम कोई वेट्स रख दें, ठीक है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वेट्स रख दें, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये उसकी फोर्स की वजह से, उस वेट्स की वजह से ये ईज़िली डाउनवर्ड मूव हो सकती है। या फिर अगर हम वेट्स हटा दें तो ये फिर अपवर्ड मूव होगी। हमें वेट्स बनाए नहीं हुए, बट यू कैन इमेजिन अगर यहाँ पे वेट्स हों, वेट्स मतलब छोटे छोटे 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम्स इस तरह के हमने अगर इस पर वेट्स रखे हुए हों, ठीक है। तो अब क्या है कि सपोज़ हमारे पास ये सिचुएशन है, ठीक है, ये हम इसको इनिशियल स्टेट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम एक वेट ऐड करते हैं, थोड़ी सी नीचे जाएगी, दूसरा वेट ऐड करते हैं, थोड़ी और नीचे जाएगी, तीसरा वेट ऐड करते हैं कि यहाँ तक कि ये इस पोजीशन पे आ जाए। यानी क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है इन दिस डायरेक्शन, फ्रॉम दिस पॉइंट जो ओरिजिनल पॉइंट था टू दिस पॉइंट जो कि ये है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। वाई? बिकॉज यहाँ पर हमने इसकी ये फोर्स अप्लाई की हुई है। इसी तरह अगर हम इनिशियल पोजीशन ये ले लें, ठीक है, ये वाली, और ये फाइनल पोजीशन ले लें, तो हम इसके ऊपर वेट्स हटाते जाएं, 1 वेट हटाएं, सेकंड वेट हटाएं, थर्ड वेट हटाएं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये इस पोजीशन पर आ जाएगा। जब ये इस पोजीशन पर आएगा तो हम कहेंगे कि पिस्टन इज़ रेज्ड बाय बाय डिक्रीजिंग वेट्स, या हम इधर कहते हैं कि पिस्टन इज़ लोअर्ड, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग वेट्स। दोनों सूरतों में हम क्या कर रहे हैं, एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और उसकी वजह से उसको अपोजिंग फोर्स को कम या ज़्यादा करके वी कैन ब्रिंग अबाउट दिस डिस्प्लेसमेंट। तो उसको हम कहते हैं कि वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। अब ये क्या है कि अगर तो ये वेट इंक्रीज़ करके हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, पिस्टन को नीचे मूव कर रहे हैं, इनिशियल पोजीशन ले, तो क्या हो रहा है कि वॉल्यूम गैस का डिक्रीज़ हो रहा है। देखें यहाँ पे कम है ना वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू दिस वन, तो वॉल्यूम गैस का डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ये क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, कंप्रेशन हो रही है। और इस केस में सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है, यानी वर्क इज़ डन ऑन द गैस, ऑन द सिस्टम। जब वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम होगा बाय द सराउंडिंग, तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव वर्क होगा, यानी डब्ल्यू के साथ अगर हम वर्क को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करें तो उसके साथ प्लस वैल्यू आएगी। और इसके अगर हम ऑन द अदर साइड ये देखें कि अगर हम इधर से इस पोजीशन पे जा रहे हैं, यहाँ से हम इस पोजीशन पे जा रहे हैं, और क्या हो रहा है, पिस्टन इज़ रेज्ड इन द सराउंडिंग, तो इसका मतलब है वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। जब वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम यानी एक्सपेंशन हो रही है, तो दिस इज़ टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि वर्क इज़ वाई इट इज़ नेगेटिव, क्योंकि द एनर्जी इज़ यूज्ड बाय द सिस्टम। जो वर्क डन कर रही है गैस, वो कहाँ से एनर्जी ले रही है, वो सिस्टम से ले रही है, एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट्स वाई इट विल बी टेकन एज नेगेटिव, वर्क डन विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो ये क्या है, दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट है, ये मूवमेंट है अलोंग सर्टन डायरेक्शन, तो इसको हम कह देंगे वर्क डन बट विद एन अपोजिंग फोर्स, ये भी ज़रूरी होगा अपोजिंग फोर्स। तो इसी तरह ये एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन दोनों, एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों एग्जांपल हैं वर्क डन की। या इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएं थ्रू अ वायर, यानी जो गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी की वजह से क्या होगा, केमिकल एनर्जी की वजह से जो स्टोर होगी वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी थ्रू अ वायर फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम अ रीजन वेयर देयर आर more electrons to a region where there are less electrons, यानी हायर टू लोअर जब पोटेंशियल मेंटेन होगा तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स होगी थ्रू अ वायर, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो ये भी तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहे हैं, क्या है, सर्टन डिस्टेंस कवर कर रहे हैं बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क। तो और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो विद द वायर दे विल एक्सपीरियंस रेजिस्टेंस, एक फोर्स होगी जिसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। तो दैट्स वाई वी कैन से कि मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है थ्रू द दिस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो उसको हम भी वर्क डन कहेंगे, बस इलेक्ट्रिकल वर्क कहेंगे। दैट इलेक्ट्रिकल वर्क कैन बी
used to do different sort of things, for example to run a motor or even to raise a weight on a piston, ये भी हो सकता है। अच्छा, एक और टर्म है एनर्जी। एक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होती है? तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम दो तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो ये हो गया इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। जैसे अभी हमने वर्क डन बताया है, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो इससे क्या होगा कि इफ़ द वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, यानी कंप्रेशन होगी या आप किसी स्प्रिंग की वाइंडिंग कर लें, तो इसमें क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम टू डू वर्क इज़ इंक्रीज्ड, या इन अदर वर्ड्स द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ इंक्रीज। अगर तो वर्क डन हो रहा हो ऑन द सिस्टम तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज़ करेगी। अगर वर्क डन हो रहा हो बाय द सिस्टम, यानी स्प्रिंग अनवाइंड्स या फिर पिस्टन मूव्स अपवर्ड एक्सपेंशन में, तो इट मीन्स कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ रिड्यूस्ड। यानी वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। वर्क डन बाय द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। अच्छा, इसमें यह भी पॉइंट है कि इफ़ द वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम इट विल डू लेस वर्क। इफ़ द वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम a little bit more work will be done on the system. Why? Because when the work is done by the system, it has to use its own energy. So this magnitude of work will be a little bit less than the situation when the work is done on the system by the surrounding. अच्छा, एक और तरीके से भी हम एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज कर सकते हैं अदर देन वर्क, और वो क्या है, बाय एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट अगर सिस्टम में आ रही है या सिस्टम से बाहर लूज़ हो रही है, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज होने से वी कैन से कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अगर तो सिस्टम एनर्जी रिसीव कर रहा है, गेन कर रहा है, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। अगर सिस्टम हीट लूज़ कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है सराउंडिंग में, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। उसी तरह बिल्कुल जिस तरह हम वर्क डन के केस में बोल रहे थे। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक रॉड को इमर्स करें किसी बकेट ऑफ वाटर में, तो उससे क्या होगा कि हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम दैट रॉड टू वाटर, और वाटर का टेम्परेचर कुछ देर बाद चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम हॉट। व्हाट इज़ हैपनिंग, द एनर्जी इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस रॉड टू वाटर इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हम कहते हैं कि अगर हम इस बकेट ऑफ वाटर या बीकर ऑफ वाटर को सिस्टम कंसिडर कर दें, तो हम कहेंगे एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, ये हम बात करें तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज़ डिफाइंड एज द वन विच रिलीजेस हीट इनटू द सराउंडिंग, या विच रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इनटू द सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम, यानी उसका डेल्टा एच है वो नेगेटिव होगा। इसकी एग्जांपल है कंबस्टन रिएक्शंस, जैसे मीथेन की जो बर्निंग है स्टोव पे, विच इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, दैट इज़ अ कंबस्टन रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस हीट, और वही हीट यूटिलाइज होती है फूड कुक करने के लिए। या फिर व्हीकल के अंदर जो इंजन में कंबस्टन होती है, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ यूज्ड टू रन द मोटर व्हीकल। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देन एंडोथर्मिक वो है in which energy is gained by the system from the surrounding. Energy या heat is acquired by the system and heat flows from the surrounding to the system. Endothermic process की example है vaporization of water. आप एक पॉट में पानी डालें, उसको चूल्हे पे रखें, तो आफ्टर सम टाइम पानी बॉयल होगा और जो सरफेस है वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट के गैशियस फेज में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या कर रहा है सिस्टम, जो पॉट है वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, फ्रॉम द स्टोव। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो क्या है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट टू द सराउंडिंग, और एंडोथर्मिक में एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द सिस्टम। देन एक और चीज़ ये है कि हीट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हीट इज़ अ प्रोसेस इटसेल्फ। क्या है ये प्रोसेस, कि इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, और दैट ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ बिकॉज ऑफ द
टेम्परेचर डिफरेंस। हीट इटसेल्फ कोई एंटिटी नहीं है बल्कि इट इज़ अ प्रोसेस। तो हम एट मॉलिकुलर लेवल अगर हम हीट और वर्क को डिफ़ाइन करना चाहें तो वी कैन से दैट हीट या हीटिंग इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी दैट यूटिलाइजेस डिसऑर्डरली मॉलिक्यूलर मोशन। डिसऑर्डरली मॉलिक्यूलर मोशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स का मोशन इन रैंडम डायरेक्शंस, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक ख़ास डायरेक्शन में ना हो बल्कि चारों तरफ हो, रैंडम डायरेक्शन में हो, उसका कोई ऑर्डर ना हो, यानी डिसऑर्डरली मॉलिक्यूलर मोशन, जिसको हम थर्मल मोशन भी कह देते हैं। तो क्या होता है कि जब एक हॉट एरिया है, ठीक है, या एक हॉट सराउंडिंग है, तो उससे जब हीट फ्लो होती है टुवर्ड द कोल्डर रीजन, तो वो क्या कर रही होती है, बेसिकली कोल्ड रीजन के या कूलर रीजन के मॉलिक्यूल्स को स्टिमुलेट करती है। और कैसे स्टिमुलेट करती है कि दे स्टार्ट मूविंग मोर विगरसली, या जो उसका डिसऑर्डरली मॉलिक्यूलर मोशन है दैट बिकम्स मोर विगरस, एंड एज अ रिजल्ट वी से के एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ इंक्रीज्ड। या फिर अगर अदर वे कहें कि सिस्टम हीट्स इट्स सराउंडिंग्स, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं थर्मल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग। या अगर सराउंडिंग इज़ हीटिंग द सिस्टम, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द सराउंडिंग स्टिमुलेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। ईदर वे जो हीट ट्रांसफ़र है उसकी वजह से स्टिमुलेशन होगी मॉलिक्यूल्स की, और जो डिसऑर्डरली मॉलिक्यूलर मोशन है वो इंक्रीज़ कर जाएगा या थर्मल मोशन इंक्रीज़ कर जाएगा, तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज़ द मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ हीट। अगर इसको हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो ये देखें आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इस एनर्जी की सिस्टम की जो एनर्जी है ये इंक्रीज़ हो रही है। कैसे इंक्रीज़ हो रही है, बाय ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट में क्या हो रहा है कि ये मॉलिक्यूल्स मोर रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, मोर विगरसली मूव कर रहे हैं, और इसकी वजह से एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज़ कर रही है। तो ये हो गया हीट। तो इसके ऑपोजिट क्या है, इसके ऑपोजिट तो नहीं है बल्कि इसके पैरेलल एक और वे है टू इंक्रीज़ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड दैट इज़ वर्क। But how work increases the energy of the system? It it is the transfer of energy that makes use of organized motion. जो एनर्जी जो हीट है दैट मेक्स यूज़ ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जबकि वर्क जो है दैट मेक्स यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये इस डायग्राम में देखें तो इसमें भी क्या हो रहा है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ इंक्रीजिंग, लेकिन अगर आप ये एरोज़ देखें तो ये बिल्कुल पैरेलल हैं, ठीक है, ये ऊपर की तरफ चार एरो सारे दिए हुए हैं कि डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं कि वर्क को हमने पहले भी बताया था कि दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट अ सर्टन अपोजिंग फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट भी यही हुई कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में, लेकिन इस मूवमेंट में क्या डिफरेंस है कि ये मूवमेंट अलॉन्ग सर्टन डायरेक्शन हो रही है, एक अलाइंड मूवमेंट है, एक ऑर्गेनाइज्ड या एक रेगुलर पैटर्न में मूवमेंट है। तो इस तरह की अगर जो मोशन होगी दैट विल बी नोन एज वर्क। तो ये मोलेकुलर लेवल पे हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं हीट और वर्क की। या हम ये कहते हैं कि व्हेन अ वेट इज़ रेज्ड और लोअर्ड, जैसे आपने सिलेंडर और पिस्टन का एग्जांपल देखा था, पिस्टन के ऊपर आप वेट्स ऐड करते जाएं तो लोअर होगी, वेट्स डिक्रीज़ करते जाएं, हटाते जाएं तो वो रेज होगी इन द सराउंडिंग। तो क्या हो गया, एटम्स एक खास ऑर्गेनाइज्ड वे में अप या डाउन मूव कर रहे हैं। तो व्हेन अ सिस्टम डज वर्क इट कॉजेज एटम्स और इलेक्ट्रॉन इन इट्स सराउंडिंग्स टू मूव इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। इलेक्ट्रॉन्स की हम क्यों बात की है कि इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करें तो उसमें भी एक ख़ास डायरेक्शन में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है। अच्छा, एक और फ्रेज़ है इंटरनल एनर्जी। तो इन थर्मोडायनामिक्स द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज़ कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी, और इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम जनरली बात करते हैं एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होती है,
बाय डूइंग वर्क और बाय गेनिंग और लूजिंग हीट। तो उस एनर्जी ऑफ द सिस्टम को हम एक प्रॉपर नोटेशन दे देते हैं, उसको बोल देते हैं इंटरनल एनर्जी। तो ये इंटरनल एनर्जी कैन ईदर बी नॉट ईदर बट actually it is the total kinetic and potential energy of the molecules in the system. Kinetic energy due to motion, potential energy due to position, दोनों को हम इंक्लूड करके कहेंगे दिस रिप्रेजेंट्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो और वो हम मैयर करना चाहें तो उसके लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं डेल्टा यू। डेल्टा ऑलवेज चेंज, यानी एक आपके पास कोई इनिशियल वैल्यू है इंटरनल एनर्जी की और एक फाइनल वैल्यू है इंटरनल एनर्जी की, तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल गिव यू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी की कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन। फंक्शन क्या है? एनी वेरिएबल पैरामीटर जो चेंजेबल हो, और अगर कोई ऐसा फंक्शन हो whose value depends upon the current state of the system, यानी initial state of the system and final state of the system and independent of the path selected, तो उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। यानी एक और तरह का फंक्शन होता है जिसे हम पाथ फंक्शन कहते हैं। पाथ जैसे इसके वर्ड से जाहिर है कि दैट वेरिएबल या दैट पैरामीटर या दैट फंक्शन डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ पाथ इज़ सेलेक्टेड, नहीं वो जो चेंज आई है वो किस वे से आई है, कौन सा पाथ यूज़ हुआ है जिसकी वजह से वो चेंज आई है, वो चेंज उस पर डिपेंड करेगी, उसको हम पाथ फंक्शन कहेंगे। लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे, जस्ट आपको थोड़ा बहुत हम टच कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी इज़ अ काइंड ऑफ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन इज़ अ फंक्शन that depends upon the current state of the system, that depends upon the initial and final states of the system and is independent of the path followed। इसी तरह इंटरनल एनर्जी की तरह प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्टेट फंक्शंस। इसीलिए हम इसके लिए डेल्टा का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हम इसकी एक कोई फाइनल वैल्यू ले सकते हैं, इनिशियल वैल्यू ले सकते हैं। प्रेशर यानी डेल्टा पी, पी फाइनल ले सकते हैं, पी इनिशियल ले सकते हैं। इस तरह वॉल्यूम भी फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू से हम स्टेट डिफाइन कर सकते हैं सिस्टम की। टेम्परेचर से भी डेल्टा टी, टी फाइनल और टी इनिशियल से हम किसी भी सिस्टम की करंट स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह जो इंटरनल एनर्जी है वो उसकी भी हम इनिशियल और फाइनल वैल्यू से लेकर उसका डिफरेंस लेकर उसे हम स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। देन इंटरनल एनर्जी इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, मतलब साइज़ के साथ, अमाउंट के साथ वो वेरिएबल हो। अगर साइज़ या अमाउंट चेंज होगी तो दैट प्रॉपर्टी विल ऑल्सो चेंज। 1 मोल के लिए डिफरेंट होगी, 2 मोल्स के लिए डिफरेंट होगी। इंटरनल एनर्जी का मतलब, इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी की कोई मोलर वैल्यू भी होगी मोलर इंटरनल एनर्जी, तो दैट विल बी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके ऑपोजिट जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी? दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द सैंपल। चाहे जितना भी आप ले लें, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, एनी अमाउंट के लिए वो सेम रहेगी वो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल्स में आ गया मैस, यानी मोलर मैस कितना होता है कि 1 ग्राम मोल या सर्टन नंबर ऑफ एटम्स या आइंस, उनका जो मैस होगा वो 1 मोल कहलाएगा। या वॉल्यूम कि 1 मोल ऑफ गैस होगा या मोलर वॉल्यूम उसके लिए अलग होगा। अगर क्वांटिटी आप इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम कैन बी चेंजेबल, वेरिएबल। इसी तरह इंटरनल एनर्जी इज़ ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर क्वांटिटी आप ज़्यादा करेंगे किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी इन दैट सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी विल चेंज। एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी, तो एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी, इस तरह जो भी इसकी एक डिफ्रेंशिएट करने की तरीका ये है
कि जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनका हम मोलर भी बना सकते हैं, मतलब मोलर वॉल्यूम उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं 1 मोल के लिए। जबकि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते 1 मोल के लिए। ये हम टेम्परेचर को कहेंगे, अगर टेम्परेचर हमारे पास चाहे हमारे पास 1 ग्राम है, 2 ग्राम, 3 ग्राम, जितनी भी अमाउंट है, एज सून एज उसमें सर्टन अमाउंट ऑफ हीट है तो उसका टेम्परेचर सबका एक जैसा होगा। हम ये नहीं कह सकते कि एक बीकर में अगर कुछ पड़ा हुआ है, आपके पास सब्सटेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें इस रीजन में इतना होगा, इस रीजन में, या एज लॉन्ग एज उस रीजन में है, ठीक है, उस सिस्टम में सराउंडिंग से कोई हीट लॉस्ट हीट गेन नहीं हो रहा सराउंडिंग से, या हीट लॉस्ट नहीं हो रहा फ्रॉम सिस्टम, या हीट गेन नहीं हो रहा फ्रॉम सराउंडिंग, तो टेम्परेचर सेम रहेगा उस सिस्टम का। अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा तो हम ये नहीं कह सकते कि इतने रीजन में टेम्परेचर इतना है, या मोलर टेम्परेचर हम कभी भी नहीं डिफाइन करते। इस तरह मैस, डेंसिटी की बात हो रही है। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज़ द रेशियो ऑफ मैस टू वॉल्यूम, m डिवाइडेड बाई v, यानी मैस इट्सल्फ जो है वो क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम एक्सटेंसिव है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का जो रेशियो है दैट इज़ गिविंग द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी पॉसिबल है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का जो रेशियो है वो मिलके कोई और प्रॉपर्टी बनाए विच कैन बी इंटेंसिव। इसी तरह जो प्रेशर है दैट इज़ ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। प्रेशर डिपेंड्स के फोर्स पर यूनिट एरिया कितनी हो रही है। तो जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, हीट एंड वर्क, इन सब के यूनिट सेम हैं, क्योंकि हीट एंड वर्क आर डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हम इन सब को सेम यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यूजुअली इसके लिए जो यूनिट्स यूज़ होते हैं वो जाउल्स। तो ये आपके पास ये नीचे ये सामने रिलेशन लिखा हुआ है, 1 जाउल इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, विच कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, जबकि 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है ना कि न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है, एंड फोर्स इज़ इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन, मैस का यूनिट और ये एक्सेलरेशन का यूनिट। तो न्यूटन का इसमें और मीटर के साथ करें तो दैट इज़ इक्वल टू 1 जाउल। जाउल जो है दिस इज़ यूजुअली अ स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो हम ज़्यादातर किलो जाउल्स यूज़ करते हैं, किलो जाउल पर मोल्स। अगर हम सब्सटेंसेस की, डिफरेंट केमिकल्स की, सिस्टम्स की इंटरनल एनर्जीज एक्सप्रेस करते भी हैं, या मोलर इंटरनल एनर्जीज की फॉर्म में अगर इसको मोर स्टैंडर्डाइज करना चाहें तो मोलर इंटरनल एनर्जीज में एक्सप्रेस करते हैं। तो मोलर इंटरनल एनर्जीज को हम किलो जाउल्स पर मोल इसके यूनिट्स होंगे, मोल्स के हिसाब से पर मोल लगा देंगे। हाँ, तो जो जाउल है देयर इज़ अ स्मॉल यूनिट, और जिस तरह ह्यूमन हार्ट की जो बीट है दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन जाउल्स, यानी ईच बीट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंज्यूम्स अबाउट 1 जाउल। अब ये सोच लें आप कि कितना छोटा यूनिट है जाउल। अच्छा, इसके अलावा भी एनर्जी हीट और वर्क के यूनिट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कैलोरी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से एक्वायर हुआ है? इलेक्ट्रिकल वर्क से, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो 1 electron volt is defined as the kinetic energy acquired when an electron is accelerated from rest through a potential difference of 1 volt। मतलब जब इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह थ्रू अ वायर मूव करेंगे, तो अंडर अंडर अ सर्टेन पोटेंशियल मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कह दें कि रेस्ट से, यानी एट जब उनकी किनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो तो वो पोजीशन होगी रेस्ट की, उधर से मूव करें। और हम एक स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज़ स्टैब्लिश्ड एन इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग फ्रॉम रेस्ट, तो उसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह देते हैं। द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जाउल्स में भी रिलेशन है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल टू 0.16 इंटू 10 टू दी -18 जाउल्स, और
कैलोरीज और जाउल्स का भी रिलेशन है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जाउल्स। तो समटाइम्स डिपेंड्स के हम इलेक्ट्रिकल वर्क है तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की फॉर्म में हम एनर्जीज के यूनिट्स एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जनरल यूनिट जो इन तीनों के हैं, इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क के, ये क्या हैं? जाउल्स। If we look at the mathematical statement of first law of thermodynamics, then it can be defined as the change in internal energy of the system is equal to the work done on the system and the heat given to the system. Delta U, change in internal energy, is equal to Q plus W. Q ये notation है heat gained or lost by the system, और जो W है that is a notation for work done either by the system or on the system. इसका मतलब क्या है कि हम internal energy of a system change कर सकते हैं by two ways, either by doing work on the system or by heating it. अच्छा, अगर सिस्टम आइसोलेट हो फ्रॉम सराउंडिंग्स, देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट and no exchange of matter, then there will be no change in internal energy. Delta U 0 होगी. So this is the first law of thermodynamics, and it describes the equivalence of heat and work in terms of change in internal energy. As I said earlier कि आइसोलेटेड सिस्टम अगर हमारे पास है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी, जिसके लिए हम डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास इधर क्यू ज़ीरो होगी या फिर डब्ल्यू ज़ीरो, दोनों ही ज़ीरो होंगे, बोथ, नॉट इधर। क्यू भी इक्वल टू ज़ीरो होगी और वर्क डन भी इक्वल टू ज़ीरो होगा। क्यों? वाई? के heat can be gained by the system and work can be done on the system only and only if there is exchange of energy. जब exchange of energy है ही नहीं, बाउंड्री सिस्टम की ऐसी है कि it is not allowing any change of energy or matter, so in such a case internal energy will be equal to 0 or internal energy will be constant. Then अगर हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम है तो क्लोज्ड सिस्टम में क्या है? देयर इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल हैपन क्लोज सिस्टम में, एंड देयर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन हैपन बिकॉज ऑफ द एनर्जी एक्सचेंज. तो वी कैन से कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द एनर्जी दैट पासिस थ्रू इट्स बाउंड्री in the form of heat or work. So we cannot write delta U is equal to 0. We cannot write this statement for a closed system. Then अगर हमारे पास एडियोबैटिक कंडीशंस हो, एडियोबैटिक कंडीशन का क्या मतलब है कि देयर इज़ नो हीट लॉस्ट और गेन्ड बाय द सिस्टम, यानी क्यू वो ज़ीरो हो। जब भी एडियोबैटिक का वर्ड आएगा तो इसका मतलब है Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो। कोई हीट ना सिस्टम गेन कर रहा है ना सिस्टम लूज़ कर रहा है, यानी इंसुलेट हुआ है। तो इस केस में क्लोज सिस्टम के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल ओनली बी इक्वल टू द वर्क डन. डेल्टा U विल बी इक्वल टू W. देन अगर हमारे पास चेंज इन एनर्जी है और Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो और वर्क डन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दोनों हैं, Q भी एक है सिस्टम में और वर्क डन W भी है, तो उसमें हमारे पास दो केसेस हैं. ईदर वर्क डन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो यानी पॉजिटिव, और Q इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो पॉजिटिव. ये कब होगा? व्हेन द एनर्जी इज़ ट्रांसफर टू द सिस्टम एज द वर्क और हीट, या हम कहते हैं वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव वैल्यू. पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी? कि ईदर हीट इज़ गेन्ड बाय द सिस्टम और वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम. तो इस केस में हमारे पास Q भी पॉजिटिव होगी, हीट इज़ गेन्ड बाय द सिस्टम, और वर्क डन विल बी पॉजिटिव के वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम. देन सेकेंड केस है हमारे पास कि वर्क डन इज़ लेस दैन ज़ीरो
एंड Q इज़ लेस देन 0। ये कब होगा कि वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, सॉरी वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, फिर हमारे पास वर्क विल बी लेस देन 0, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम एंड एनर्जी इज़ लॉस्ट बाय द सिस्टम, Q विल बी लेस देन 0, Q भी नेगेटिव होगी, W नेगेटिव होगा when the work is done by the system, Q नेगेटिव होगा when the energy is lost by the system। तो इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम अप्लाई कर सकते हैं इन न्यूमेरिकल्स पे। लेट्स हैव अ लुक कि इफ़ एन इलेक्ट्रिक मोटर produced 15 kilojoules of energy each second as mechanical work and lost 2 kilojoule as heat to the surroundings, then the change in internal energy of the motor each second can be calculated using first law। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है। अगर एक इलेक्ट्रिक मोटर है, इसको आप सिस्टम कंसिडर कर लें एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग 15 किलो जॉल ऑफ एनर्जी, और इस स्टेटमेंट में लिखा भी हुआ है कि एज मैकेनिकल वर्क 15 किलो जॉल ऑफ एनर्जी इज़ कंसिडर्ड एज मैकेनिकल वर्क एंड दिस वर्क इज़ बीइंग डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये वर्क क्या होगा फिर, जब वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम तो इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो दैट्स वाई ये देखें स्टेटमेंट में ये -15 लिखा हुआ है, क्योंकि वर्क इज़ डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर एंड देन इट लूजेस, इसके साथ ही इट लूजेस 2 किलो जॉल एज हीट टू द सराउंडिंग, मतलब हीट लॉस भी है टू द सराउंडिंग। और वैसे भी जब मोटर से कोई मैकेनिकल वर्क हो रहा होगा तो ये नहीं हो सकता कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी 100% इसमें कन्वर्ट हो मैकेनिकल एनर्जी में, ऐसे नहीं हो सकता। सम पार्ट विल बी डेफिनेटली लॉस्ट एज हीट। तो कितना लूज़ हो रहा है, 2 किलो जॉल एज अ हीट टू द सराउंडिंग। सिंस हीट इज़ बीइंग लॉस्ट तो फिर उसका भी नेगेटिव साइन आएगा, क्यू का भी नेगेटिव साइन आएगा, तो ये दोनों के नेगेटिव साइन आएंगे और ये टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू -17 किलो जॉल। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें कि अगर आप किसी स्प्रिंग को वाइंड करें, मतलब स्प्रिंग वॉज वूंड, ठीक है, जैसे आप घड़ी, चाबी वाली घड़ी है या टॉय है चाबी वाला, उसको आप चाबी देते हैं, इसका मतलब है आप किनेटिक एनर्जी से दे रहे हैं और इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। तो स्प्रिंग को आप अगर वाइंड करें या स्प्रिंग वॉज वूंड तो 100 किलो जॉल ऑफ वर्क वॉज डन ऑन इट, सपोज 100 किलो जॉल ऑफ वर्क वॉज डन ऑन इट, बट 15 किलो जॉल ऑफ इट वॉज एस्केप टू द सराउंडिंग एज हीट। अब ये देखें कि ये सिस्टम हमारे पास क्या है, स्प्रिंग वाला सिस्टम है, और when it is being wound the work is done on the system not by the system। मैकेनिकल एनर्जी जो, या आप सपोज यू आर यूजिंग हैंड्स, तो आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में इनसाइड द स्प्रिंग। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, वर्क इज़ बीइंग डन ऑन द सिस्टम, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वर्क 100 किलो जॉल होगा, बट इसके साथ ही सम अमाउंट इज़ बीइंग लॉस्ट टू द सराउंडिंग एज हीट विच इज़ 15 किलो जॉल, और उसको हम माइनस लेंगे तो ये होगा, इसके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू 100 किलो जॉल माइनस 15 किलो जॉल, दैट विल बी इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 85 किलो जॉल।